नमस्कार दोस्तों। अमेरिका, इज़राइल मिलकर के दुनिया को युद्ध में झोंकना चाहते हैं। वो दुनिया को बर्बाद करने के लिए आपस में लड़ाना चाहते हैं। वो दुनिया को आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा की दृष्टिकोण से अपना आश्रित बनाना चाहते हैं। वो हर देश में एक गुलाम सरकार चाहते हैं, ऐसी सरकार जो उनके आगे सजदा करे। शायद तभी है कि जो सऊदी अरब पर हमला हुआ है, जो वहां बम विस्फोट की प्लानिंग की जा रही, तमाम प्लानिंग की गई, वहां पर तमाम हमलों की प्लानिंग की गई, उन ब्लास्ट की प्लानिंग में मोसाद का कनेक्शन सामने आ रहा है। और मोसाद का ही नहीं, और भी तमाम कनेक्शन सामने आ रहा है। ऐसी स्थिति में भारत का प्रधानमंत्री भारत की छवि भी धूमिल कर रहा है, भारत की विश्वसनीयता भी खो रहा है, और भारत के बुद्ध और गांधी के उस देश का जिसका हम दम भरते हैं, वह नैतिकता, वह मानवता, वह सब शांति का संदेश, वो सब खत्म कर रहा है और भारत को एक गुलाम देश की तरह से बना रहा है। तब भारत की सबसे पहली राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ बोलती है और भारत की लाज बचाने की बात करती है। उसकी सबसे बड़ी नेता, संसदीय दल की प्रमुख श्रीमती सोनिया गांधी इसको लेकर के एक अंग्रेजी अखबार में पूरा लेख लिखती हैं और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसको लेकर के कड़ा संदेश देते हैं। प्रियंका गांधी इसके जरिए महात्मा गांधी के उन सिद्धांतों को बता देती हैं जो दुनिया को सही राह दिखाते हैं। जी हां, यह सब है। तब आपसे बात कर, आप और हम सब जानते हैं कि ईरान और अमेरिका की लगातार चर्चा चल रही थी, बात चल रही थी क्षेत्र में शांति बहाल करने और शांति स्थायी तौर पे बनी रहे, इसकी चर्चा चल रही थी। जो कूटनीतिक चर्चा चल रही थी, उसी चर्चा के बीच में अचानक इजराइल का प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहां बुलाता है और वहां पर वो अपनी संसद में उन्हें एक नकली सम्मान, जो सम्मान उनके यहां था ही नहीं, कभी किसी को दिया ही नहीं गया, वो अचानक दे करके उनको गदगद करता है और उनकी मजबूरियों का लाभ उठाता है और सदन में बयान दिलवाता है कि भारत इजरायलियों के साथ खड़ा है, हर हाल खड़ा है। और उसके बाद में वो जो 17 समझौते करता है, उन समझौतों में भारत से मैन पावर सप्लाई, काहे के लिए? युद्ध में मर जाने के लिए, इस तरह की स्थितियों के लिए कि हां हमारे यहां आएंगे, हमारे लोग तो मरने को तैयार नहीं है, सेना में जाने को तैयार नहीं है, तो भारत के आएंगे युवा, यहां मरेंगे, राज हम करेंगे, उसके लिए समझौते करके चला आता है। जब यह सब कुछ हो रहा हो और उसके बाद में 48 घंटे भी नहीं गुजरते हैं कि तत्काल इजराइल अमेरिका मिल करके, जबकि दूसरी तरफ टेबल पर बैठ के चर्चा चल रही थी, राह निकल रही थी, लेकिन शांत की राह को नहीं अपनाया और अचानक एकदम से टारगेटेड हमला कर दिया और ईरान के सबसे बड़े धर्मगुरु, सबसे बड़े नेता खुमैनी को मार दिया गया। वो शहीद हो गए। वो अपने नागरिकों के प्रति आस्थावान थे। उन्होंने कहा, जब तक हमारे देश का हर नागरिक सुरक्षित नहीं होता है, तब तक मैं बंकर में कैसे छिप सकता हूं? और वो नहीं छिपे। नतीजतन उन्हें टारगेट कर दिया गया और वो मारे गए। उनके मरने का असर था कि ईरान जो संभल संभल के चल रहा था, उसको भी गुस्सा आया, आना भी चाहिए था। उसने प्रत्युत्तर दिए
और जहां जहां अमेरिका ने अपने सैन्य ठिकाने बना रखे थे उसके अड़ोस पड़ोस के देशों में, वहां उसने उन ठिकानों को अटैक किया। इतने से पूरी भगदड़ मच गई, हालात बिगड़ गए और तमाम सब कुछ। यही तो अमेरिका चाहता था, यही इजराइल चाहता था कि सब भड़क जाएं, नाटो देश भड़क जाएं। वैसे भी नाटो देश की कोई औकात नहीं है, वो अमेरिका के पिछलग्गू की तरह से सदैव से काम करते रहे। तो इस तरह से करके अमेरिका संपैथी लेने की कोशिश करता है, लेकिन इसका जवाब नहीं है कि जो 250 स्कूल के ऊपर अटैक करके स्कूली बच्चों को मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? वो तो 7 साल से 12 साल के बीच की लड़कियां थीं। इतनी छोटी लड़कियों को क्यों मार दिया गया? वो तो कोई ना आतंकी थी, ना कोई सैनिक थी, ना कुछ थी, वहां की एक सच्ची नागरिक थी, लेकिन मार डाला। वैसे भी इजराइल इस तरह के पाप करता रहा है। उसने गाजा में इसी तरीके से 74,000 निर्दोष लोगों को मार डाला है, छोटे छोटे बच्चों को, दूध मुहे बच्चों को मार डाला है, डॉक्टरों को मार डाला है, मरीजों को मार डाला है। तो मानव हत्यारा वह देश जो युद्ध अपराधी भी है, मानवता का अपराधी भी घोषित हो चुका है, जो अंतरराष्ट्रीय अदालत से, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी उसके पास जाता है और सरेंडर करके आ जाता है। शायद यही वजह है कि उस इजराइल का जो जनरल है वो लाइव उसमें कहता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार से वार्ता करते हुए कार्यक्रम में, कि भारत तो हमारा गुलाम बन चुका है। और जब वो भारत को गुलाम बनाने की מעם ישראל, אזעקה ראשונה, אזעקה שנייה, שאר המדינות שהותקפו ברחבי המפרץ רבתי, אין להם. תכף נראה גם מה קרה להם. לחלקם יש בכלל הגנה ולחלקם גם יש הגנה נתראה. ומשפט אחד רק בזה, מערכות הביטחון הישראליות בשנים הקרובות יהיו מאוד מאוד עסוקות בלמכור מערכות נשק. חד משמעית. אין פסי ייצור. והודו, לקחנו את כל הודו. समझ गए कि इंडिया को हमने कब्जा कर लिया है, गुलाम बना लिया है, हमने उसे काबू कर लिया, अपने पंजे में ले लिया। यही बात तो संसद के भीतर राहुल गांधी ने कही थी कि नरेंद्र मोदी को चोक कर लिया है अमेरिका ने, और ऐसा चोक किया है, गर्दन पकड़ी है कि जो वो चाहेगा वही करा रहा है। और यह बात कबूल कर ली खुद इजराइल के जनरल ने। अब आप सोचिए, और यही नहीं, यह वार्ता सिर्फ दिखावा थी, यह बात अमेरिका के जो मार्को रूबियो है, I don't understand what the confusion is. Let me explain it to you, and I'll do it once again as clearly as possible. Perhaps you'll report it that way. The United States is conducting an operation to eliminate the threat of Iran's short-range ballistic missiles and the threat posed by their Navy, particularly to naval assets. That is what it is focused on doing right now, and it's doing quite successfully. I'll leave it to the Pentagon and the Department of War to discuss the tactics behind that and the progress that's being made. That is the clear objective of this mission. The second question that's been asked is, why now? Well, there's two reasons. ये समझ लीजिए कि वो एक कह रहा है कि हमने इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए इजराइल ने तय कर रखा था, और इजराइल ने चूंकि तय कर रखा था इसलिए वार्ता का कोई मतलब नहीं, और इसलिए हमने वो किया। यानी इजराइल अमेरिका को भी गवर्न कर रहा है, इजराइल भारत को भी वो कर रहा है, इजराइल वो कर रहा है। कहां? क्यों? एप्स्टीन फाइल, क्योंकि मोसाद का ही खेल था। जेफरी एप्स्टीन मोसाद का ही एजेंट था, मैं बार बार बताता आया हूं। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने इस तरीके से सरेंडर कर दिया। और यही वजह है कि अपने पुराने दोस्त के मामले में एक बार भी वो नहीं बोल पा रहे, कुछ नहीं कह पा रहे हैं, चुप्पी साधे हुए, इतने डरे हुए हैं। तब श्रीमती सोनिया गांधी ने जो लेख लिखा उसमें सीधे सीधे लिखा कि अमेरिका ने जो किया है, खामनेई की हत्या पर भारत की चुप्पी है, हैरान करने वाली बात है। न्यूट्रल का मतलब यह नहीं होता है कि हम सच ना बोलें,
ये जिस तरह से दिखा रहे हैं, एक पड़ले में झुके हुए दिख रहे हैं, उससे भारत की स्थिति यह है कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, डर रहा है। ईरान की अनदेखी निश्चित रूप से भारत के साथ धोखा है, क्योंकि ईरान ने हमारा हर बुरे वक्त में साथ दिया है। और इसी का सबूत भी है कि चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, चाहे दिखा देता हूं आपको, ये अटल बिहारी वाजपेयी जाके खामनाई से मिले थे और मदद ली थी, और इसी तरीके से नरेंद्र मोदी को, ये देखिए अटल बिहारी वाजपेयी कोई देख लिए पहले, फिर ये नरेंद्र मोदी जाके मत्था टेकने गए थे। तो अब आप सोचिए, और ये शिया मुसलमानों के धर्मगुरु होते हैं, और शिया मुसलमान भाजपा के वोटर रहे हैं। जो भाजपा के वोटर रहे हैं, भारत की इतनी मदद करते रहे हैं, उनके ऊपर ये हो रहा है। और इसके बाद भारत इतना डरा हुआ सहमा हुआ। तो वही बात श्रीमती सोनिया गांधी ने कही, जबकि उनके वोटर नहीं है, तब भी उन्होंने बात कही कि एक गहरी चिंता का विषय है कि भारत का प्रधानमंत्री आखिर इतना डरा हुआ क्यों है, वो सच क्यों नहीं बोल पा रहा है, जबकि यूएन चार्टर में है बिना युद्ध की घोषणा के कि कहीं अटैक नहीं होगा, कहीं कोई टारगेटेड किलिंग नहीं होगी, कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती। तो यूएन चार्टर के अनुच्छेद 2 के पैरा 4 में बिल्कुल इसको लेके स्पष्ट है, किसी भी देश की सीमाओं या उसकी राजनीतिक आजादी के खिलाफ बल प्रयोग या धमकी देना पूरी तरीके से गलत है। किसी मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष को टारगेट करके किलिंग करना सबसे बड़ा अपराध भी है और लोकतंत्र के खिलाफ भी है, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ। नरेंद्र मोदी जो विश्वगुरु कहते हैं, कहां है? एक बार नहीं बोल पाए। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि ऐसे वक्त में जब ये सब कुछ तय था, जैसा कि मार्को रूबियो ने बताया कि इजराइल ने पहले ही तय कर रखा था कि हमें अटैक करना है, तो फिर भारत के प्रधानमंत्री वहां क्यों गए थे? क्या आश्वासन दे के आए हैं, क्या सौदा करके आए हैं, और उससे भारत को क्या हासिल हो रहा है? भारत का सम्मान जा रहा है, भारत की विश्वसनीयता जा रही है, भारत का एक दोस्त जा रहा है, भारत का मददगार जा रहा है। आप याद करिए 1965 और 1971 के जब भारत पाकिस्तान के युद्ध हो रहे थे, तब ईरान में अमेरिका का पिट्ठू सुल्तान हुआ करता था, पहलानी, और वो वहां का जो है राजा था, और उसने पाकिस्तान की मदद की थी, भारत की नहीं की थी। तब भारत से गया ये परिवार था खुमैनी का, और उस परिवार ने जब इंदिरा गांधी ने उनकी मदद की थी तो वो सत्ता में आए, और उन्होंने जब सत्ता ली तब से लगातार उन्होंने भारत को मदद की, लगातार, चाहे तेल के मामले में हो, चाहे कुकिंग गैस यानी एलपीजी के मामले में हो, या और भी तमाम तरह से भारत के लिए जो मददगार रहा है, जो होर्मुज़ के उस इलाके से जहां से तेल आता है वो उसके अधिकार क्षेत्र का है, उसने हमें सदैव सुरक्षित किया है, कभी हमारे साथ कोई अनहोनी नहीं होने दी। तो ऐसी स्थिति में यदि हम सच नहीं बोल सकते, चलिए जो हुआ गलत है, हमें गलत और सही सबकी बात करनी चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। ग्लोबल साउथ और ब्रिक्स देशों के हम सदस्य भी हैं और इस बार प्रधानता भी कर रहे हैं। इसके बावजूद यह स्थिति है कि उन सभी देशों ने बोला है जो इसके मेंबर हैं, लेकिन भारत डर रहा है। क्यों डर रहा है? इतना सीमित क्यों है? दुनिया भर में दिखेगा कि इतना डरपोक देश है, और इसके बाद बमबारी और टारगेट किलिंग की निंदा तक नहीं की। इजराइल से बात कर रहे हैं, यूएई के सुल्तान से बात कर रहे हैं, तमाम और दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन इस किलिंग की क्यों नहीं निंदा की? जो गलत है वो गलत है। भारत का संविधान के अनुच्छेद 51 में यह बड़ा स्पष्ट है कि किस तरीके से भारत को एक स्टैंड लेना है और कैसे विवादों का हल जो है सूझबूझ के साथ में, शांति के साथ में करने की दिशा में बढ़ना है। हमें किसी के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना है और सबका सम्मान करना है और सबसे सम्मान लेना है। तो जब यह सिद्धांत है हमारे, जो हमारा संविधान कहता है, तो संविधान के खिलाफ
नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं? सोनिया गांधी ने यह भी बताया कि 1994 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा रहा था कश्मीर के मुद्दे पर, तब ईरान ने ही प्रतिरोध करके मुस्लिम देशों से सबसे लड़ाई लेकर के भारत का साथ दिया था। ईरान ने पाकिस्तान सीमा के पास जाहेदान में भारत को कूटनीतिक मौजूदगी दी थी और वहां पर ग्वादर पोर्ट दिया था और चीन और पाकिस्तान के आर्थिक गलियारे के संतुलन को कायम किया था। यह महत्वपूर्ण था। तब अटल बिहारी वाजपेयी वहां दौरे पे गए थे तेहरान, और इसी तरीके से सोनिया गांधी ने तमाम और दिखाए। और सोनिया गांधी ने बताया इजराइल और भारत के संबंध पर विश्वसनीयता का सवाल है, क्योंकि यह है धोखे पर आधारित और हम गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाते हैं, लेकिन निष्क्रिय तटस्थ नहीं है, हम सक्रिय तटस्थ हैं। सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। यही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारी नीति दी थी, जिससे हम दुनिया में सम्मान भी बना पाए और भारत का हित भी साध पाए। तो भारत का हित इसमें है। इस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो दुश्मनी बढ़ी है वो नाजुक हालात में है और ऐसे झगड़े से करोड़ों लोगों का जीवन खतरे में पड़ा है, जिसमें 1 करोड़ तो करीब भारतीय ही। और ये चिंताएं बेहद वो है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान पर एक तरफा हमला किया गया है, ईरान के दूसरे मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला है, इन दोनों की निंदा होनी चाहिए। इसीलिए गांधी जी ने कहा था आंख के बदले आंख मांगोगे, जो कि प्रियंका गांधी ने अपने बयान में जिक्र किया कि आंख के बदले आंख मांगोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। इसलिए बातचीत और संयम से ही शांति का रास्ता निकल सकता है। मोहब्बत की दुकान खोली जानी चाहिए थी। प्रधानमंत्री को इसमें पहल करके विश्व गुरु बनना चाहिए था, लेकिन वो नैतिक पतन हो चुका है। भारत नैतिक राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। इसीलिए शायद कहा था नरेंद्र मोदी ने, हम युद्ध नहीं बुद्ध चाहते हैं। तो जब आप बुद्ध की बात करते हैं तो नैतिकता तो आप दिखाई नहीं रहे, आप मानवता नहीं दिखा रहे। आप तो लगातार इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन करने वाले के साथ खड़े हैं, बच्चों के हत्यारों के साथ खड़े हैं। हमारी विदेश नीति संप्रभुता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर आधारित है। इसके बाद में नरेंद्र मोदी ने जैसे गिरवी रख दिया है पूरे देश को, वह चिंताजनक है। अभी सऊदी अरेबिया में जो अटैक हुए हैं, बम ब्लास्ट हुए हैं, जो मिसाइल ब्लास्ट हुए हैं, उन सब को लेकर के ईरान के खिलाफ एक माहौल बनाया गया। सारे पड़ोसी देशों को भड़काया गया जिससे विश्व युद्ध हो जाए, और यह युद्ध हुआ तो हम सब बर्बादी में जाएंगे। अभी भी पूरी दुनिया की मार्केट कहीं 1.5%, कहीं 2%, कहीं 10% मार्केट खराब हुई है। भारत ने डर के कारण आज अपनी शेयर मार्केट बंद कर दी, क्योंकि कल बुरी तरह भारत की शेयर मार्केट गिर गई थी। और इसके अलावा तेल का नुकसान होने लगा है। क्रूड ऑयल के दाम करीब 14% बढ़ गए हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लॉस हो रहे हैं। अब ईरान ने अपना होर्मुज़ का जो रास्ता है वो रोक दिया है, जहां से भारत का सारा पेट्रोलियम उसी रास्ते आता है, हमारी कुकिंग गैस आती है। ऐसी स्थिति में हमारे यहां सबसे बड़ा संकट आने वाला है, और आने वाले दिनों में उस संकट से निपटने के लिए नरेंद्र मोदी के पास क्या प्लानिंग है, कुछ नहीं है। यही बात तो राहुल गांधी ने कही। तब वही चीज की वो भड़का के युद्ध कराना चाहते हैं। तो अभी 2 लोग पकड़े गए हैं सऊदी अरेबिया में, और जो मिडिल ईस्ट में पकड़े गए हैं 2 लोग, वो इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के सदस्य हैं। और इन्हें मोसाद ने भेजा था कि सऊदी अरब और कतर वगैरह में आप हमले कराओ, और वहां पर ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे। और ये करते हुए जब ये गिरफ्तार हुए तो इसे अमेरिका के ही जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने टकर कार्लसन,
उन्होंने इसका खुलासा कर दिया कि किस तरीके से ये पकड़े गए हैं। उससे पता चला है कि ये मोसाद के एजेंट जानबूझकर अशांति पैदा करने का काम करने जा रहे थे, जिससे पूरी दुनिया युद्ध में फंस जाए। तो हमें एक इतिहास भी आना चाहिए। आपको याद होगा द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो लुसियाना पोत था अमेरिका का, जो इनकी मित्र सेना का, और इस लुसियाना पोत को खुद ही अपने आप ही अमेरिका ने मरवा दिया था। और जब इसको ब्लास्ट कर दिया और आरोप लगाया गया कि जर्मनी ने यह कर दिया। इसी तरह से MSS मेडॉक्स पोत होता था, और इस पर भी 1964 की बात है। इस पर खुद अमेरिका ने अटैक किया और इसे मार गिराया और कहा कि ये तो वियतनाम ने किया है, और इसी के बाद में वियतनाम को हमला कर दिया। और इसी तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, इजिप्ट यानी मिस्र के पास में जो है शिप पर हमला करके खुद ही उसको नष्ट करना चाह रहे थे, लेकिन वहीं पास में रशियन विमान था, वो पोत पहुंच गया और उन लोगों ने जब बचाया तो पता चला ये तो खुद ही कर रहे थे। अब आप सोचिए, जब खुद ही कर रहे थे, पकड़ गए, तो पूरा खुलासा हो गया। इसी तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को बरगला कर कैसे युद्ध में लाया जाए, इसके लिए पर्ल हार्बर पर खुद ही अटैक कराया था। और जब अटैक हो गया तो यह कह के कि जापान हम पर हमला कर रहा है, जापान जो युद्ध में नहीं था उसे भी युद्ध में ले आया। हमारे सुभाष चंद्र बोस उसी दौर में शिकार हुए। तो अब आप सोचिए, ये इतने गंदे लोग, तो ऐसी साजिशें रचने वालों के साथ नरेंद्र मोदी खड़े हैं, और जहां शांति का संदेश देना है वहां से भाग रहे हैं। यह सत्य। जय